हेलो एंड वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने इस कोर्स को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। अब हम अपने अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ इब्तदाई मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि ये बहुत ही इब्तदाई किस्म का कोर्स है और इसमें बहुत ही इब्तदाई और सतही किस्म की और इनिशियल लेवल की मालूमात जो है वो दी जाएंगी और इसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात और डिटेल जो है वो शामिल नहीं होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं कि सबसे पहले कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग असल में दो मायनों में इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़ है। सबसे पहले मायने अकाउंटिंग के तो ये हैं कि ये एक ऐसा मुंतज़िम और एक बहुत ही डिटेल किस्म का प्रोसेस है कि जिसमें आप अपने बिज़नेस से मुताल्लिक़ चीज़ों को जब भी कोई इवेंट होता है तो उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। तो हम कहते हैं कि जब भी बिज़नेस कुछ लेन या कोई देन करता है तो उस लेन या देन का जब कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट आता है, यानी मॉनेटरी से मुराद है इसमें रकम का, अमाउंट का, कैश का, वैल्यू का जब कभी इम्पैक्ट आता है यानी असर आता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, इस पूरे प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग के एक और मायने भी हैं और वो ये कि हम इन तमाम ट्रांजैक्शन की जब समरी बना के महीने में, हफ्ते में, साल में जब भी हम रखते हैं अपने पास, तो ये समरी जो है ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाती है, ये अकाउंटिंग कहलाती है। और इसको हम अकाउंटिंग भी कहते हैं, इसको हम फाइनेंशियल्स भी कहते हैं, इसको हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी कहते हैं, इसको हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ तनाजुरों में, मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में इसके मुख्तलिफ़ नाम हो सकते हैं, लेकिन मुख्तसरन हम ये बयान किए देते हैं कि अकाउंटिंग असल में इस समरी को बनाने का भी एक नाम है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है, जिसके बारे में भी मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया। तो एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन असल में एक ऐसा वाक़या होता है कि जो किसी भी बिज़नेस से मुताल्लिक़ होता है और उस वाक़े की वजह से बिज़नेस में किसी भी किस्म का रकम के मुताल्लिक़ या वैल्यू के मुताल्लिक़ कोई इम्पैक्ट आता है। तो इसको अगर हम एक डेफिनेशन की सूरत में बयान करें तो ये होगा कि द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज़ एन इवेंट पर्टेनिंग टू द बिज़नेस एक्टिविटी विच हैव अ मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन द बिज़नेस। तो इसकी बहुत सारी इक़साम और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। इनमें से कुछ मिसालें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। उसके अलावा बहुत तरह की मिसालें हो सकती हैं कि आपने कोई सेल की और वो सेल जो है वो आपने अपने कैश हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड कर ली। आपने किसी शख्स को माल जो है वो फ़राहम किया और माल फ़राहम करके आपने उससे नोट पेबल ले लिया या अकाउंट रिसीवेबल का एक अमाउंट का जो है वो साइन करवा लिया कि आपने अभी अपना सेल तो कर दिया, माल तो उसको डिलीवर कर दिया है, लेकिन आपने उससे क्योंकि कैश नहीं लिया है तो उस कैश के बदले में आप उससे एक अकाउंट रिसीवेबल आपकी तरफ से और अकाउंट पेबल उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करवा लेते हैं कि जो इस बात का सबूत होता है कि आपने उसको सेल कर दिया और अपना माल जो है उस तक डिलीवर कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप अपना कोई एसेट जैसे कि कार या फिर मशीन या फिर कोई इक्विपमेंट बेचते हैं तो इस बेचने को भी हम कहते हैं एक ट्रांजैक्शन है और इसको हम कैश में बेचते हैं तो इसका हम कैश रिसीव कर लेते हैं और उस कैश को अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमने ये कैश रिसीव किया है इस बुनियाद पे कि हमने अपना कोई एसेट जो है वो सेल किया है, और अगर हम परचेज़ करते हैं तो अपने पास से कैश दे देते हैं। तो ट्रांजैक्शन असल में एक किसी भी एक ऐसे वाक़े को कहते हैं कि जिसका कोई रकम के लेन देन से ताल्लुक़ हो। अब हम देखते हैं कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो कहलाता है इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन। इसका मतलब ये है कि कोई शख्स जो कारोबार कर रहा है तो उसका कारोबार एक अलग एंटिटी है। मिसाल के तौर पे हमारे दोस्त हैं, इनका नाम हामिद है और वो हामिद साहब जो है वो एक चमड़े की जूतों की बनाने की का फैक्ट्री चलाते हैं। उसके अलावा उनका एक काम जो है वो उसी जूतों की ख़रीदो फ़रोख्त का है। तो उनका जो फैक्ट्री अगर हामिद शू फैक्ट्री के नाम से तो वो एक अलग एंटिटी होगी इकोनॉमिक, और जो उनकी दुकान होगी यानी हामिद बूट्स या हामिद फुटवेयर या कुछ भी नाम उसका हो सकता है, वो एक अलग एंटिटी होगी। और उसके अलावा जो हामिद साहब हैं वो ख़ुद एक अलग एंटिटी होंगे। लीगल टर्म में इसको हम कहते हैं कि हर पर्सनल एंटिटी अपनी लीगल एंटिटी यानी अपनी फर्म या अपनी प्रोप्राइटरशिप या अपनी किसी भी कंपनी से मुख्तलिफ होता है और उसके अलावा अपनी एक शनाख्त या अपना वजूद रखता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो कहलाता है मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन। ये
बताता है कि आप जो अपनी ट्रांजैक्शन हैं वो किस करेंसी के अंदर नोट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्लोबल अपना ट्रेड कर रहे हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन यकीनी तौर पे पाक रुपये के अंदर नहीं बल्कि US डॉलर के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर आप चाइना से कर रहे हैं और आज के हालात के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना में म्यूचुअल करेंसी के अंदर एक मुआहदा हो गया है कि वो आपस में लेन देन कर सकते हैं, तो आप अपनी करेंसी को डिफ़ाइन करेंगे कि वो ये चाइना की युआन में होगी या पाक रुपये के अंदर होगी। तो सबसे पहले आप जिस बात को डिफ़ाइन करते हैं अपनी बुक्स में या अपनी अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर वो ये है कि आपकी करेंसी जो है ट्रांजैक्शंस की क्या होगी। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल टाइम पीरियड एजम्पशन, वो ये कहता है कि जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स हैं वो कौन सी तारीख को क्लोज़ यानी बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान में दो तरीके के टाइम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो चलते हैं। हमारा जो फिस्कल ईयर है वो जुलाई से लेकर जून तक होता है, जिसमें हमारा बजट आता है। हमारा वफाकी हुकूमत जो है वो बजट देती है मुख्तलिफ़ किस्म के। हमारे टैक्स के जो रिटर्न्स हैं वो जमा होते हैं इस तरीके से, और मुख्तलिफ़ किस्म की आप इसको ट्रांजेक्शन्स का कह सकते हैं कि एक साइकिल होता है जो कि ईयरली बेसिस पे होता है। लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ़ बैंक्स और मुख्तलिफ़ कारोबारी इदारे जो हैं वो अपना अकाउंटिंग साइकिल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलाते हैं। और अक्सर बैंकों को आपने देखा होगा कि वो 1 जनवरी को बंद होते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि उनको 31 दिसंबर को अपनी अकाउंट्स की क्लोजिंग करनी होती है। तो ये टाइम पीरियड की एजम्पशन भी आप अपनी बुक्स में पहले डिफ़ाइन करते हैं, अपने प्रिंसिपल में डिफ़ाइन करते हैं कि वो कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक होगी। चौथा प्रिंसिपल या उसूल जो है वो कॉस्ट प्रिंसिपल है, और ये कहता है कि आपकी कॉस्ट असल में वो अमाउंट या वो रकम है कि जो आपने पे की या फिर पे करने का वादा किया कौन से वक्त, जिस वक्त आपकी किसी भी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त जो है वो मुतय्यन की गई। मिसाल के तौर पे आपने 5 जनवरी 2019 को किसी साहब से कुछ माल ख़रीदने का मुआहदा किया और वो माल आपके पास आया 10 जनवरी 2019 को। तो जब आपकी कस्टडी में यानी कि आपके तसर्रुफ़ में वो माल आया तो उस वक्त जो उसका रकम तय हुई वो असल में उसकी कॉस्ट है। अब इसमें आप किसी किस्म की इन्फ्लेशन, किसी किस्म की डेप्रिसिएशन वो आप शामिल नहीं करेंगे। कॉस्ट जो है वो असल में वही अमाउंट होगी कि जो किसी भी ट्रांजैक्शन को हासिल करते वक्त रिकॉर्ड की गई। अब वो टाइम गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ नहीं होगी। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यानी 5वां प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि अगर आप अपनी रिपोर्ट्स के अंदर जहाँ भी रिक्वायर्ड हुआ आपको, तो आप फुट नोट्स में या आप मज़ीद पॉइंट्स बना के या आप मज़ीद जो है वो उसमें सबस्क्रिप्ट डालकर उसकी जितनी भी नेसेसरी डिटेल चाहिए होगी, और ये नेसेसरी डिटेल यकीनी तौर पे आपके इन्वेस्टर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को, आपके स्टॉक होल्डर्स को इनको चाहिए होती है कि वो जान सकें कि अगर कोई एक कॉन्सोलिडेटेड फ़िगर लिखी हुई है तो इस कॉन्सोलिडेटेड फ़िगर यानी कि जमाशुदा फ़िगर के पीछे कौन कौन से हक़ाइक़ जो है मौजूद हैं। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है ये इन्वेस्टर को इस बात का हक़ देता है कि वो जितनी भी ज़रूरी मालूमात हैं या जितनी भी ज़रूरी तफसीलात हैं उनको जान सकें, और हर अकाउंटेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो उस मालूमात को अपने इन्वेस्टर तक, अपने शेयर होल्डर्स तक, अपने स्टॉक होल्डर्स तक और स्टेक होल्डर्स तक जो है फ़राहम करें। मज़ीद 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो ये हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो असल में एक गोइंग कंसर्न होती है। गोइंग कंसर्न से मुराद क्या है? गोइंग कंसर्न से मुराद ये है कि उसका मकसद और हदफ ये होता है कि वो अपना कारोबार जारी व सारी रखे। यानी कोई भी कंपनी इस मकसद को लेके कारोबार में नहीं आती कि वो 1 साल में 2 साल में अपने आप को बंद कर देगी या अपना कारोबार बंद कर देगी। तो ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी कंपनी जो है वो जब भी एग्जिस्ट करती है तो वो कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाई जाती है या बनती है। और इसी प्रिंसिपल के तहत हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है या उसके पास किसी को पैसे देने के पैसे नहीं बचते तो बिला आखिर उसके एसेट्स और उसके तमाम जितनी भी देनदारी हैं वो किसी नए ख़रीदार या किसी नए मालिक के पास ट्रांसफ़र हो जाती हैं। नंबर 7वां प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल, और इस मैचिंग प्रिंसिपल की जो बुनियाद है वो एक्यूरल बेसिस, यानी एक्यूरल बेसिस से मुराद ये है कि हर किसी एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसके मैच करते हुए कोई दूसरी ट्रांजैक्शन ज़रूर रिकॉर्ड की जाएगी। इसकी मिसाल सीधी सी ये है कि अगर आपने अपना कोई सामान बेचा है तो ये सामान बेचना दरअसल आपके 2
अकाउंट के हेड को हिट करेगा या आपके 2 अकाउंट के हेड को मुतासिर करेगा। यानी कि आपके पास वो सामान बेचा, तो सामान बेचने की वजह से जो सामान आपके पास मौजूद था, यानी कि माल कह लें आप, या फिर आपके पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनकी तादाद में कमी हुई, तो एक ट्रांजैक्शन ये हो गई। और उसको बेचने की वजह से आपके पास कैश आया, तो एक ट्रांजैक्शन ये हो गई। तो मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हर कॉस्ट के साथ कोई बेनिफिट अटैच होगा, हर रेवेन्यू के साथ कोई कॉस्ट ऑफ अटैच होगी, हर एसेट के साथ कोई एक्सपेंस अटैच होगा। तो ये कहलाता है मैचिंग प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन से मुराद ये है कि हम रेवेन्यू को, यानी जो माल बेचने के बाद आपको रकम मिलती है, यानी जो मुनाफा भी कहला सकते हैं, वो सेल्स भी कहला सकती है, ये हमेशा उस वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा जिस वक्त कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी। अगर आपको पैसे यानी कैश नहीं भी मिला है, उसके बावजूद भी आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज उसी वक्त करेंगे जिस वक्त आपने वो माल किसी के हवाले कर दिया। अगर वो उधार पे किया है तो आप यकीनी तौर पे अपने अकाउंट रिसीवेबल को जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने वो नकद में यानी कैश में दिया तो अपने कैश रजिस्टर को या अपने कैश इन हैंड को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अगला प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं मटेरियलिटी। मटेरियलिटी ये कहते हैं कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में या अकाउंटिंग को मेंटेन करते हुए अगर वायलेट करने पड़ जाएं तो वो आप वायलेट कर सकते हैं, लेकिन उनको वायलेट करने का जो मकसद या बुनियाद होनी चाहिए वो ये कि उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ही नेग्लिजिबल हो या बहुत ही छोटा हो। अगर वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी रिपोर्टिंग में, आपके फाइनेंशियल्स में, आपके बिज़नेस को बयान करने में, तो उसकी इजाज़त जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत नहीं दी जाती, सिर्फ उसी सूरत में दी जाती है जबकि उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही छोटा हो। और आखिरी प्रिंसिपल ये है कि जी अगर किसी भी अकाउंटेंट को या अकाउंट कीपिंग पर्सनल को कोई चॉइस करनी पड़ जाए ऐसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के मुताल्लिक जिसमें आप लॉस को भी जो है वो एंटिसिपेट करते हो और गेन को भी करते हो, तो आप गेन जो है वो नहीं बयान करेंगे, आप लॉस की सूरत जो है बयान करेंगे। और अगर गेन के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ गुमान या अंदेशा हो सकेगा तो उसको आप कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं कि जिनका इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर में आना होता है और आप फ्यूचर को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रेडिक्शन के अंदर अगर कोई प्रेडिक्शन लॉस के मुताल्लिक में है तो वो तो रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन अगर वो गेन के मुताल्लिक में प्रेडिक्शन है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर जो था वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में था। उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर आप में से कोई और मज़ीद बात क्लैरिफाई या पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग में जो 2 बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में डेबिट का। डेबिट के बारे में बहुत सारे लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मुख्तलिफ जैसे होते हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवीज़न, इनकी तरीके से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो समझना चाहिए कि डेबिट ना ही तो प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन है, बल्कि ये जो इसका कॉन्सेप्ट का ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ रखता है किसी भी चीज़ के बढ़ने या घटने से। यानी डेबिट हम किसी भी चीज़ को तब करेंगे कि जब वो बढ़ या घट रही होगी, वो क्या बढ़ रही क्या घट रही होगी वो हमने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, कि जब भी एसेट्स में इजाफा होगा तो वो अकाउंटिंग बुक में डेबिट जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इसी तरीके से जब भी कभी कैपिटल में घटाव होगा, कमी होगी, डिक्रीज़ होगी, तो वो डेबिट के तौर पर लिखी जाएगी हमारे अकाउंटिंग बुक्स में, हमारे अकाउंटिंग रजिस्टर्स के अंदर। और इसी के मुकाबले में क्रेडिट जो है वो उसका बिल्कुल अपोजिट है कि जब भी डिक्रीज़ होगा एसेट में तो वो क्रेडिट कहलाएंगे, और जब भी इंक्रीज़ होगा कैपिटल में या उन आइटम्स में लायबिलिटीज़ के अंदर तो वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो जहन में रखना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट सिर्फ प्लस माइनस नहीं है, बल्कि ये किसी के साथ अटैच करके प्लस और माइनस होते हैं। जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते हैं यानी इंक्रीज़ होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, और जब भी कैपिटल या लायबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। अब इसके साथ साथ हमको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो अहम है हमारी अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए और स्टेटमेंट्स के लिए। इनमें सबसे पहली चीज़ है वो कि एसेट है। एसेट असल में कोई भी आपका असासा जो आपको
फ्यूचर में कोई मॉनेटरी बेनिफिट यानी कि आपको फ़ायदा दे सके, वो असल में एसेट है। मिसाल के तौर पे कैश है, आपके पास कार है, मशीन है, मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट हैं, वो इलेक्ट्रिकल हों, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों, वो मैकेनिकल हों, ये तमाम के तमाम ये असासे जो कि आपको फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में किसी किस्म का कोई फ़ायदा या रेवेन्यू देने की पोजीशन में हो, तो इसको अकाउंट्स में एसेट कहा जाता है। दूसरी चीज़ है लायबिलिटी। लायबिलिटी से मुराद है बिल्कुल आसान ज़बान में देनदारी, कि जितनी भी चीज़ें आपको मुस्तकबिल में करीब या दूर में किसी को भी वापस करनी है, देनी है, चाहे वो कैश की सूरत में हो, चाहे वो रेवेन्यू की सूरत में हो, चाहे वो किसी माल की सूरत में हो, चाहे वो आपके प्रॉफिट की सूरत में हो, तो ये चीज़ आपकी लायबिलिटी कहलाती है। जिसकी मिसाल अकाउंट पेबल है कि आपने किसी से उधार पे माल लिया, तो अब यकीनी तौर पे आपको 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद उसको उस माल के पैसे चुकाने हैं। आपने बैंक से कर्ज़ लेके अपना घर लिया, तो अब घर की जो आपने मॉर्गेज करवाया है, तो इस मॉर्गेज की आपने रीपेमेंट करनी है, तो ये आपके ऊपर एक देनदारी यानी लायबिलिटी है। तीसरी चीज़ है आपका कैपिटल। कैपिटल असल में वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है कि जो कोई भी शख्स किसी कारोबार को शुरू करने के लिए इस्तेमाल करता है। कैपिटल जो है वो किसी भी कारोबार में नुकसान होने की सूरत में ख़त्म हो जाता है। यही सूरत हाल शेयर्स की है कि आप किसी कारोबार में यानी किसी कंपनी में जो कि प्राइवेट लिमिटेड हो और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हो, वहाँ पर आप उसके शेयर जो हैं वो मुख्तलिफ अमाउंट में लेकर उस कंपनी में उतने शेयर के हिस्सेदार बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इसके शेयर जो हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। अब इसकी जो मार्केट रेट होगी जो कि 200, 300, 400, 500, 600 जो भी रुपए हो सकती है, उसको लेकर उसने अपने मिसाल के तौर पे 10 मिलियन शेयर जो हैं वो मार्केट में फ़्लोट किए हुए, तो आप उसके 1/10 मिलियनवें हिस्सेदार बन सकते हैं अगर आपने एक शेयर लिया है उसका। इसी तरीके से आप अपना खुद ज़ाती कारोबार शुरू करते हैं, तो ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए जो भी पैसे आप 1000, 10,000, 5,000, 50,000 रुपये लगाते हैं, वो असल में आपका कैपिटल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। रेवेन्यू असल में वो रकम है कि जो आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस देने की वजह से किसी शख्स से हासिल या वसूल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हुए किसी को वेबसाइट बना के दी, तो आपने उस वेबसाइट की सर्विस फ़ी चार्ज की। आपने किसी को एक कंप्यूटर लैपटॉप जो है वो सेल किया, तो उस सेल करने के बाद जो आपको प्राइस मिली उसकी, वो उसकी आपका रेवेन्यू था। रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क होता है, और वो ये कि रेवेन्यू जो है वो आपके पास वो नेट अमाउंट होती है कि जो आपको हासिल होती है किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के बाद। उसमें एक्सपेंसेस या उसमें आपके और मज़ीद कॉस्ट शामिल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी शख्स को कंप्यूटर लैपटॉप सेल परचेज़ करने का काम करते हैं, तो आपने वो कंप्यूटर यकीनी तौर पे या तो इंपोर्ट कराए होंगे या फिर आपने लोकल होलसेल मार्केट से जाके परचेज़ किए होंगे। तो अगर आपने किसी शख्स को 45,000 रुपये का लैपटॉप बेचा है, तो वो आपका रेवेन्यू तो है लेकिन वो आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपने उस पर वो जो आपने लोकल होलसेल मार्केट से ख़रीदा है उसकी प्राइस भी पे करनी है, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कभी कभार सिर्फ कॉस्ट कहलाती है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में यही फ़र्क है कि प्रॉफिट वो नेट अमाउंट होता है कि जो आपको किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने के बाद हासिल होता है। लॉस असल में वो रकम है कि जो आपको किसी भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन को करने के बाद मुनफी या फिर नेगेटिव सूरत में हासिल होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक सामान ख़रीदा 50 रुपये का, और किसी भी वजूहात की बुनियाद पर मार्केट प्राइस जो है वो उसकी डाउन होकर 45 रुपये हो गई, तो आपको उस प्रोडक्ट पे जो नुकसान हुआ है वो 5 रुपये का यानी कि नेट लॉस हुआ है। प्रॉफिट जो है वो असल में वो अमाउंट है कि जो आपको सरप्लस होती है आपके एक्सपेंसेस और आपकी कॉस्ट निकालने के बाद। और एक्सपेंसेस असल में वो तमाम रकमें होती हैं कि जो आपको किसी भी काम को सरअंजाम देने में करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे आप कारोबार चला रहे हैं, तो आप किसी से माल ख़रीदते हैं, तो वो माल जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसकी प्राइस हो सकती है। आप कोई शॉप या कोई ऑफ़िस लेके बैठते हैं, तो उस ऑफ़िस के अंदर जो आप अपनी यूटिलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैस या बिजली या पानी या फिर टेलीफोन, या फिर उस जगह का रेंट जो देते हैं, ये आपके तमाम के तमाम एक्सपेंसेस यानी अखराजात कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे कोई एक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होती है। हमारे पास जो अकाउंटिंग सिस्टम इस वक्त दुनिया में एप्लीकेबल है वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है, कि हर एक डेबिट का दूसरा क्रेडिट लाजमी होता है।
यानी अगर कोई चीज़ डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट भी किसी ना किसी अकाउंटिंग हेड के अंदर ज़रूर होगी। अकाउंटिंग हेड से मुराद है कि जो हमने 5 आपके सामने चीज़ें बयान की वो इंशाल्लाह हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट बयान कर देंगे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस और इसके अलावा और चीज़ें। तो वो अगर कोई एक चीज़ यानी ऐसे डेबिट हो रहा होगा तो आपके पास कोई एक चीज़ जो है वो क्रेडिट भी हो रही होगी। तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है कि जहाँ पर आपका हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। इसकी मिसाल ले लेते हैं। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपने एक सोफ़ा सेट बेचा है 25,000 रुपये का, तो आप और कैश में बेचा है आपने, तो इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आप लिखेंगे कि जी कैश आपके पास डेबिट हुआ है, यानी कि बढ़ गया है क्योंकि कैश एक एसेट है और आपके पास आ गया है। और आप कहेंगे कि जी सेल ऑफ सोफ़ा क्रेडिट हो जाएगा 25,000 रुपये से। तो ये आपका एक डबल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ें, कोई बातें आपको समझ में ना आई हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में या मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी कि जिसका नाम है हमारे पास कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद हैं और किस किस तरीके से वो काम आते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।